सिंधु सभ्यता का लास्ट वीडियो अपन ने देख लिया। उसके बाद स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता स्टार्ट होने का कारण था कि सिंधु सभ्यता का पतन। उसमें अपन ने महामारी या जलवायु परिवर्तन का कारक मुख्य तौर पर माना था। सिंधु सभ्यता का पतन माना जाता है 1750 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता का पतन के बाद में वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ। वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है और वेदों के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल या उच्च कुल में उत्पन्न हुए। अब आर्यों से क्या तात्पर्य है, आर्यों का मूल स्थान देखते हैं। आर्यों के बारे में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, विभिन्न मत दिए जाते हैं। उसके बारे में देखते हैं। पहले विद्वान दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों का मूल स्थान था वो तिब्बत था। तिब्बत के बारे में मत देने के पीछे एक जैंदावस्था जो कि एक ग्रंथ था, आर्य द्वारा रचित जो एक ग्रंथ था जो मध्य एशियाई था। आर्यों का मूल स्थान उन्होंने तिब्बत को बताया। और जैंदावस्था के अनुसार जैंदावस्था एक ग्रंथ था जो आर्य द्वारा रचित था। दूसरा तर्क दिया गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने रात और 6 महीने दिन की स्थिति के बारे में बताया। पर इस तर्क का प्रमाण नहीं मिल पाता है क्योंकि उत्तरी ध्रुव होने के तर्क कम मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति दक्षिणी ध्रुव में भी होती है, इसलिए इसको प्रमाणिक नहीं माना गया। जो तीसरा है वो प्रमाणिक माना जाता है मैक्स मूलर के द्वारा, जो एक जर्मन के थे। उन्होंने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया, जो कि एक प्रमाणिक मत माना गया। अब आर्यों का मूल स्थान के लिए एक ट्रिक जो आप भूल नहीं पाएंगे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत, सरस्वती में पीछे आ रहा ती से तिब्बत, अपने को ती याद रखना है, मतलब टी। और गंगाधर तिलक में धर कॉमन आ रहा है और इधर ध्रुव में धर और उत्तरी ध्रुव के बारे में गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव धर कॉमन आ गया। अब मैक्स मूलर जो जर्मन के निवासी थे, उन्होंने वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे आर्य, उनका मूल स्थान मध्य एशिया बताया। मैक्स मूलर से याद रखना है मध्य MM, जैसे कि अपन ने सिंधु सभ्यता में देखा था MM का मतलब मार्टिन व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स को बताया था। मैक्स मूलर ने तर्क दिया, एक मत दिया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के मूलतः निवासी थे, जिसको प्रमाणिक मत बताया गया। अब प्रमाणिक मत बताने के पीछे कारण होने चाहिए, अन्यथा कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि वो मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मूलर ने 3 आधार बताए जिसके अनुसार जो आर्य थे उनका मूल स्थान मध्य एशिया कहा जा सकता है। पहला आधार भाषाई, दूसरा जैंदावस्था मैंने बताया कि एक ग्रंथ है जो आर्यों के द्वारा लिखा गया। बोगजगोई जो अपन आगे पढ़ेंगे इधर वर्णन किया हुआ है। भाषाई आधार में देखते हैं। पहला आधार आता है भाषाई आधार। भाषाई आधार कैसे कि जो मध्य एशिया के जो लोग थे और ऋग्वेदिक में जो भाषा प्रयोग की गई है, जो आर्य द्वारा भाषा प्रयुक्त की गई है, वो मध्य एशियाई से मिलती जुलती है। मध्य एशियाई में जैसे भाषाई आधार में पिता को संस्कृत में पितृ कहा गया, जो कि ऋग्वेदिक सभ्यता की भाषा थी। लैटिन में पिता को पैटर कहा गया, अंग्रेजी में फादर कहा गया, जर्मन में वादर कहा गया। इन सब चीज़ों में र और र कॉमन आ रहा है, इसलिए पहला तर्क तो ये माना जाता है, मैक्स मूलर ने ये कहा कि र का उच्चारण कॉमन आ रहा है, इसलिए जो आर्य थे वो मध्य एशिया के माने गए। दूसरा तर्क दिया गया जैंदावस्था एक ग्रंथ है जो आर्य द्वारा रचित किया गया है, जो कि मध्य एशिया से संबंध दर्शाता है। तीसरा बोगजगोई एक अभिलेख था जिसकी भाषा इंडो और ईरानी थी। उसके अनुसार
बोगजगोई 1400 ईसा पूर्व के पहले का 1400 ईसा पूर्व का माना गया है, जो कि एशिया माइनर मध्य एशिया से प्राप्त होता है। उसमें जो ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख किया गया था वही चार आर्य देवताओं का उल्लेख बोगजगोई अभिलेख में प्राप्त होता है। 4 ऋग्वेदिक आर्य कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बोगजगोई अभिलेख के अनुसार ये सिद्ध किया गया कि जो मध्य एशिया में आर्य रहते थे वो सच में रहते थे, क्योंकि ऋग्वेदिक में जो देवताओं का वर्णन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन चारों देवताओं का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। और बोगजगोई अभिलेख से एक चीज अपने को सिद्ध हुई कि पहली बार लोहे के साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए, वो भी यूपी से। यहां अपन को एक वर्ड देखने को मिला, अभिलेख। अभिलेख के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे कि अभिलेख क्या होता है और अभिलेख से ये कैसे पता चलता है कि मतलब ये कैसे सिद्ध होते हैं कि ये वहाँ के इस निवासी थे, या अभिलेख से कैसे इस संस्कृति या सभ्यता का पता चलता है। अभी आगे देखते हैं। हम अभी अटके थे अभिलेखों पर कि अभिलेख क्या होता है, उसका अभी पूरा ये डाटा पढ़ लेते हैं। इतिहास में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर ही तो हम कह सकते हैं कि वो किस काल के हैं, किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होगा, वही आधार इतिहास को बताएगा। जैसे साक्ष्य कि साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं कि वह इतिहास के कौन से कालक्रम की वस्तु है, या किस कालक्रम में वो खोजा गया था, किस राजा के शासनकाल में था। इतिहास के साक्ष्यों को जानने के 3 तरीके हैं। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी विवरण। पहला है पुरातात्विक। पुरातात्विक में आता है अभिलेख। अभिलेख जिसको कठोर सतह पर लिखा गया हो, ऐसा लेख जो कठोर सतह पर लिखा गया। जैसे कि मैंने ये जो बोर्ड पर लिखा है ये अभिलेख है एक तरह का, क्योंकि इसको मैंने कठोर सतह पर लिखा है। अब अभिलेख के प्रकार, अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, गुहा अभिलेख, मुद्रा अभिलेख और स्तंभ अभिलेख। शिलालेख जो पत्थर पर लिखे गए, गुहा अभिलेख जो गुफाओं के मुख्य द्वार पर पत्थरों पर अंकित किए गए थे, मुद्रा अभिलेख जो मुद्राओं पर अंकित किए गए, स्तंभ जो चुनार के पत्थरों से बनाई गई शिलाओं पर स्तंभ बनाकर लिखे गए लेख। शिलालेख, अभिलेख की बात कर रहा हूँ मैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख जो शिला पर भी लिखा जा सके, जो गुफाओं पर भी लिखा जा सके, जो मुद्रा पर भी लिखा जा सके, जो स्तंभ पर भी लिखा जा सके, ऐसे लेख जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हो, और वह लेख जो कठोर सतह पर लिखे गए हो। अब शिलालेख की बात करते हैं कि पत्रों पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख इतिहास में 14 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। 1 लाइन बराबर 1 शिलालेख, 1 लाइन बराबर 1 शिलालेख कहा गया है। और 8 स्थान से इसको प्राप्त किया गया है, जो कि अपन आगे मौर्य काल में पढ़ेंगे। शिलालेख जो पत्रों पर लिखा गया, गुहा जो गुफा, मुद्रा जो मुद्राओं पर, स्तंभ जो स्तंभ पर लिखा गया। गुहा अभिलेख, गुफाओं पर जो अभिलेख लिखे गए वो 7 जगह 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि 3 अशोक के काल में, 4 अभिलेख दशरथ के काल में। दशरथ जो अशोक का पौत्र था, इसके काल में लिखे गए थे या प्राप्त किए गए हैं। आगे बात करते हैं मुद्रा अभिलेख। मुद्राएं 3 प्रकार की मैंने बताई थी: आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। सिंधु सभ्यता में अपन ने पढ़ रखा है कि सर्वाधिक मुद्राओं वर्गाकार प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्तंभ 7 जगह 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख किस प्रकार के हो सकते हैं? शिला एक तो पत्थर पर,
दूसरा भित्ति चित्रों पर इसके प्राचीनतम साक्ष्य हमें भीमबेटका एमपी से प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्मारक या दुर्गों पर जो खुदाई या लिखे गए कुछ भी लेख हैं वह शिलालेख के अंतर्गत आएंगे। मृदभांड जो मिट्टी से बने बर्तन है। अब आगे बात करता हूँ मैं साहित्यक स्रोत या साहित्यक साक्ष्य। साहित्यक साक्ष्य दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड, जैसे रामायण, कुरान, और भी कह सकते हैं बाइबल वगैरह। धर्मेतर जो धर्म से अलग हो, जो समाज और राजनीति पर आधारित हो, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वह मौर्य काल की राजनीति को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में अपन कह सकते हैं कि भाई मैगस्थनीज की इंडिका हमें मौर्य काल को दर्शाती है। वैनसांग की सी युकी में वर्णन मिलता है। अब एक बहुत अच्छी चीज है प्राचीनतम और प्रथम साक्ष्य। इसमें क्या अंतर होता है कि प्राचीनतम क्या होता है और प्रथम क्या होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये प्राचीनतम भी है और प्रथम भी है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। प्राचीनतम वो जिसकी जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल में मिलती हो। प्रागैतिहासिक काल कौन सा? जिसको लिखा ना गया हो या पढ़ा भी ना जा सकता हो, जैसे भीमबेटका। मैंने अभी एमपी में बात की भित्ति चित्रों की, भीमबेटका जिसको ना तो आप लिखा गया है और ना ही पढ़ सकते हैं अपन। दूसरी बात प्रथम का ध्यान रखना है। आदि ऐतिहासिक जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्रथम मानी जाती है, जैसे सिंधु और वैदिक काल, जिसको लिखा तो जा चुका है पर पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी लिपि ऐसी है। लिपि में मैंने बताया था कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि होने के कारण उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, जिसे ब्रुस्टोफेदस कहा गया था।